प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं यदवेंद्र सर आप लोगों के लिए हिंदी की पूरी सीरीज लेकर के आया हूं वर्दी बैच के तहत। और आज से हम लोग हिंदी स्टार्ट करते हैं और हिंदी में ए टू जेड जितने भी चैप्टर हैं सब पढ़ेंगे। लेकिन आज का चैप्टर हम लोगों का हिंदी में है वर्णमाला। वर्णमाला जिसको पढ़े तो आप लोग होंगे हो सकता है एक दो बार, लेकिन आज जिस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं और जितना मैटर आपको पढ़ाने वाला हूं वो वाकई आप पढ़ने के बाद खुद ही लाइक करने पर मजबूर हो जाओगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो दिया है, वर्णमाला किसे कहते हैं। ऑप्शन है पहला शब्दों के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों की व्यवस्थित समूह को। अब वर्णमाला होता क्या है जब आपको यह पता हो जाएगा तो आप फिर इस ऑप्शन को कर ले जाओगे। चलो देखो वर्णमाला होता क्या है। एक होता वर्ण और एक होता है अक्षर और एक होता है ध्वनि। वर्ण, अक्षर और ध्वनि। वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है, ध्वनि क्या होता है, इन्हीं तीनों चीजों को आपको समझना है। ध्वनि क्या होता है, जो हमारी देवनागरी लिपि है। अगर कहें कि लिपि हमारी कौन सी है तो हमारी लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में जो कुछ भी लिखा होगा उसको बोलेंगे हम ना, तो बोलने में किसका प्रयोग किए, ध्वनि का। तो बोलने के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। अक्षर और वर्ण में अंतर क्या है, अक्षर क्या होता है, वर्ण क्या होता है, इन दोनों में समझिएगा। अक्षर जैसे मैं का कहूं, का एक अक्षर है और का में हलंत लगा दूं तो ये वर्ण है। ऐसा क्यों बता रहे हैं सर, अब आप कहेंगे क्या अंतर है इसमें। जरा ये अक्षर का देखिए, ये दो शब्दों से या दो वर्णों से मिलकर के बना है। का में हलंत और छोटा आ इसमें जुड़ा हुआ है। तो जब स्वतंत्र रूप से कोई लिखा हो जिसमें और किसी की जरूरत ना लगी हो तो वो वर्ण कहलाएगा, और जब किसी की जरूरत उसे लग जाए तो वो अक्षर कहलाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जब हलंत लगा रहेगा तो वर्ण होगा, और जब अक्षर किसे कहते हैं, का के साथ आ जुड़ा होगा, पूरा पूरा अक्षर लिखा होगा, अक्षर होगा। ध्वनि आप समझ गए हो। लेकिन वर्ण किसे कहेंगे, ये नहीं कि का के बाद जा लिख दिए तो ये वर्णमाला हो गया, नहीं। वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम होना चाहिए कि छोटा आ के बाद बड़ा आ ही आएगा, बड़ा आ के बाद छोटी ई ही आएगा, छोटी ई के बाद बड़ी ई ही आएगा। एक व्यवस्थित क्रम में जब वर्ण लगे होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। अब ऑप्शन को देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं, शब्दों के समूह को। बिल्कुल गलत है, शब्द का समूह होता ही नहीं। वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को। देखो यहां पे दोनों में है, वर्णों का संकलन मतलब जितने वर्ण हैं उनको इकट्ठा कर लो तो हो जाएगा। अगला शब्द गणना, शब्द की गणना होगा ही नहीं, शब्द की बात ही नहीं किया मैंने कहीं पर। अगला है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो मैंने कहा क्या, अभी आपको समझाया क्या, व्यवस्थित जब क्रम होगा तभी ये सही होगा, अन्यथा नहीं सही होने वाला है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या मिल गया, डी, कि जब व्यवस्थित क्रम में वर्ण लिखे होंगे तो उसी को क्या कहेंगे, वर्णमाला। तो वर्णमाला एक ऐसी माला है जो वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है, उसी को वर्णमाला कहते हैं। चलिए अपने सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, और सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है भाषा की मूल इकाई क्या होती है। भाषा की मूल इकाई क्या होती है। ऑप्शन में दिया अक्षर, ऑप्शन में दिया है ध्वनि, ऑप्शन में दिया संकेत, ऑप्शन में दिया है वर्णमाला। मूल इकाई, मूल क्या होता है, मूल मतलब होता है जड़, जिसपे सारी चीजें टिकी हों, वही होता है। सबसे पहली स्टेप जो होता है, पहला स्टेप जिसका प्रयोग करते हैं उसी को मूल कहते हैं। जिसपे सब आधारित है उसी को मूल करते हैं। अब देखिए हम जानते हैं मूल इकाई, किसी भी भाषा का यूज करने के लिए सबसे छोटी इकाई कौन सी है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आप कहोगे अगर लिखित रूप में कहा जाए तो वर्ण है, अगर बोलने के आधार पर कहा जाए तो ध्वनि है। अब इन दोनों ऑप्शन में यहां पर देख क्या रहा है, जरा देखो आप ध्यान से कि आपको दोनों में से ऑप्शन क्या दिखा, वर्ण होगा या तो सबसे छोटी इकाई अक्षर, या तो ध्वनि होगा। तो ऑप्शन मिल गया हमको ध्वनि, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ध्वनि ऑप्शन सही होगा। इज दैट क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? देखो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, क्वेश्चन सिंपल ही है, बस आपको पता होना चाहिए क्या किसको कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? अब जरा इस पॉइंट को क्लियर कीजिए आप लोग कि वर्ण किसे कहते हैं। सार्थक शब्दों के समूह को, सार्थक शब्दों के समूह जिन्हें इकाई को, भाषा की सबसे छोटी इकाई अविभाज्य इकाई को, शब्दों के मेल के या वाक्यों के समूह को। मैंने अभी क्या बताया था, वर्ण किसे कहते हैं? लिखने के आधार पर सबसे छोटी इकाई वर्ण था, बोलने के आधार पर ध्वनि था। तो आपसे यही पूछा गया वर्ण किसे कहते हैं, उससे छोटा कोई हो ही नहीं सकता वर्ण से छोटा। तो सबसे छोटा क्या है? वर्ण है। तो वर्ण, वर्ण से भी छोटा कुछ हो सकता है? नहीं ना। अब ऑप्शन देखिए आप, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ये तो अभी बता दी, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। और क्या लिखा है? अविभाज्य इकाई। जब सबसे छोटी हो गई तो क्या उसको भी तोड़ सकते हो? फिर तो नहीं टूटेगा ना। तो सबसे छोटी हो गई अगर वर्ण भाषा की इकाई, तो अब उसको और तोड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए वो कैसा हो गया? अविभाज्य हो गया। अब इसको और विभाजित नहीं किया जा सकता है। केवल शब्दों का खेल है इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। तो अब आप क्लियर कर ले गए कि ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई, बी ऑप्शन सही होगा। अगला है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5? अब आप समझिए थोड़ा सा, वर्ण के भेद कितने होते हैं? तो वर्ण के केवल होते हैं दो भेद, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। वर्ण के केवल दो भेद होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन होता है। अब जरा समझिएगा स्वर और व्यंजन को। स्वर क्या होते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इनको बोलने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब ये अपने पैर पर खड़े होते हैं। और जो व्यंजन होते हैं, इनको बोलने के लिए स्वरों की हेल्प लेनी पड़ती है। तो अगर प्रश्न आ जाए वर्ण को कितने भागों में डिवाइड किया गया, वर्णों को दो भागों में, एक स्वर और एक व्यंजन। जो स्वर है, ये पहली चीज तो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। और जो व्यंजन है, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जरा समझिएगा आप, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या की बात करें अगर हम, तो इनकी संख्या हमको 10 भी मिलती है, इनकी संख्या 11 मिलती है, इनकी संख्या 13 भी मिलती है। तीनों ऑप्शन मिलते हैं, 10, 11 और 13, ये तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे। अब इन तीनों में कंफ्यूजन होता है, तो समझिए क्या है। अगर आ जाए क्वेश्चन, बोलने के आधार पर कितने होते हैं, तो बोलने के आधार पर 10 होते हैं। या आ जाए कामता प्रसाद के अनुसार कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, बोलने के आधार पर या कामता प्रसाद के आधार पर कितने होते हैं? 10 ही होते हैं। क्यों? जरा थोड़ा समझिएगा। इसमें री को काउंट नहीं करते हैं। री क्यों नहीं काउंट होता है? क्योंकि इसमें रा का उच्चारण होता है। री बोलते हो तो रा है इसमें छिपा ना, रा और ई, तो इसमें एक व्यंजन छिप गया है। रा क्या है? एक व्यंजन है, इसीलिए बोलने के आधार पर री को काउंट नहीं करते हैं। और वैसे सामान्यतः आपसे क्वेश्चन आए स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। या पूछे परंपरागत तरीके से स्वरों की संख्या कितनी है, जो पहले चल रहा था तब कितना था? 13। कहोगे सर अब ये 11 तो समझ में आ रहा है कि री को इसमें काउंट कर लिया होगा, छोटा बड़ा छोटी बड़ी जो आप लिखते हो, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ऐ ओ औ। देखो कितने हो गए बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 पूरे हो गए। ये तो 11 हो गए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती। बोलने के आधार पर 10 होती है। अगला 13 कब होता है? जब आपसे क्वेश्चन पूछे परंपरागत तरीके से स्वरों की संख्या कितनी होती, तो 13। क्यों हम परंपरागत कह रहे हैं? पहले 13 होती थी, अब 13 नहीं है।
जब थोड़ा सा जानकार हुए लोग तो दो वर्णों को हटा दिए, एक अंक को और एक आह को। ये दोनों हटा दिया गया, अंगा और आह को। अंक जिसको अनुस्वार कहते हैं, इसको अनुस्वार कहा जाता है और इसको विसर्ग कहा जाता है, इसको विसर्ग कहा जाता है। इन दोनों को काउंट नहीं किए थे ना, तो यहां 10 वाले में ना 11 वाले में, लेकिन इसमें 13 वाले में इन दोनों को पहले काउंट करते थे। और इन दोनों को जो अंक और आ है बच्चा, इसको कहते हैं ये आगत व्यंजन है, अयोगवाह जिसको कहते हैं। अंक और आ को क्या कहा जाता है? आगत व्यंजन, या इसी को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह मतलब जो कहीं से आया हुआ है, तो अंक और आह क्या कहलाते हैं? अयोगवाह हैं, ठीक है। अनुस्वार और विसर्ग भी कहा जाता है इनको। तो बोलने के आधार पर 10, लिखने के आधार पर 11 और परंपरागत तरीके से 13 होते हैं, ठीक है। अब आगे चर्चा करेंगे अभी कि अब इस क्वेश्चन का आंसर जरा आप लोग बता दीजिए, वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। अगले क्वेश्चन में स्वरों का उच्चारण कैसे होता है? स्वरों का उच्चारण जरा बताओ। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे वीडियो को तो इसको तुरंत बता देंगे। स्वरों का उच्चारण कैसे होता है? व्यंजनों की सहायता से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, विसर्ग की सहायता से होता है। तो आप तुरंत कहोगे सर स्वरों की सहायता, स्वरों को किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, व्यंजन को सहायता लेनी पड़ती है स्वरों की। तो स्वर कैसे बोले जाते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इसको बोलने के लिए किसी की हेल्प नहीं नीड होती है, स्वर स्वतंत्र होते हैं। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को स्वर के बारे में बताया, थोड़ा सा और देखिए अभी इसी स्वर के बारे में एक बार लिख देते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब इसको समझिए, जो ये स्वर हैं कितने हो गए? 11 स्वर ना। 11 स्वर जो हो गए इनको डिवाइड किया गया है। स्वर को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक हास स्वर्ग और एक दीर्घ स्वर, और एक और होता है पुलुत स्वर। ऊर्जा के आधार पर कह दिया जाए स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। लेकिन मात्रा के आधार पर कहा जाए तो अभी एक आएगा, मुखाकृति के आधार पर बताइए, मात्रा के आधार पर बताइए, तो सब चीजें आपको देखना है यहीं पर, ठीक है। तो अभी आपको अगर पूछा जाए जीभ के आधार पर बताइए, जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अगर जीभ के आधार पर पूछ लिया जाए तो जीभ के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। समझ लीजिए यहीं पर आप लोग, जीभ के आधार पर कितने होते हैं? 3। एक अग्र स्वर और एक मध्य स्वर और एक पश्च स्वर। 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब अग्र स्वर में कौन कौन से स्वर आएंगे इनको देखिए जरा। अगर हम अग्र की बात करें तो अग्र शब्द से आपको एक ट्रिक याद रखना है, अग्रीय। अग्रीय। अब जरा आप सोचिए कि इस अग्र को, अग्र में अगर अग्र हटा दिया जाए तो इसमें कौन कौन सी मात्राएं बची? छोटी ई की और ए की। कौन सी बची? छोटी ई और ए की बची। तो इन्हीं के साथ सजातीय वाले इनके और साथी जो हैं उनको भी रख दो। छोटे ई के साथ बड़ी ई और छोटा ए के साथ ऐ को रख दो। तो छोटी, बड़ी, ए और ऐ ये क्या कहलाएंगे? अग्र स्वर। और मध्य स्वर क्या होता है? जिसको बोलने के लिए किसी की हेल्प नहीं, वो स्वतंत्र रूप से बोल दिए जा रहे हैं, जो जीभ के बीच वाले भाग से बोले जाते हैं। आ, छोटा आ। मीडिएटर का काम जो करता है वही तो होता है मध्य में। और मध्य में कौन है? सारे जितने भी व्यंजन लिखे जाते हैं उसमें कौन सम्मिलित होता है? छोटा आ इंक्लूड होता है ना, तो ये मध्य स्वर कहलाता है। बाकी जो बच गए पश्च स्वर। कौन कौन से बच गए जरा देखो। छोटा आ के बाद बच गया बड़ा आ, छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया, छोटा ऊ बचा है, बड़ा ऊ बचा है। री को काउंट ही नहीं कहते हैं क्योंकि बोलने के आधार पर है, बोलने के आधार पर 10 होता है। जीभ से आप कुछ करोगे तो बोलोगे ही तो री को काउंट नहीं करते हैं।
4 ये हो गया, 5 हो गया, 5 3 8 अभी भी देखो पूरे नहीं हुए हैं। कौन कौन से हैं, कौन कौन से बचे हैं, ओ और आओ। अब देखो कितने हुए, 3 2 5 1 6 और 6 4 10 पूरे हो गए ना। ऐसे ही याद करना आपको भी, अग्र से अग्रीय, अग्रीय में कौन कौन सी मात्राएं हैं, अगर हटा दो तो ई और ए की मात्रा है, तो ई और बड़ी ए और ए होगा, मध्य में छोटा आ होगा, और पश्चिम में जो बच गए वो सारे होंगे। ये तो जीव के आधार पर हो गया। ऐसे ही थोड़ा और भी समझो, चलो इसी वक्त समझाते हैं। अगर आ जाए मुखाकृति के आधार पर कितने होते हैं, मुखाकृति के आधार पर मतलब मुख की या ओष्ठाकृति भी आ सकता है, ओठ का आकृति कैसे बनता है या मुख की आकृति कैसे बनता है, इस आधार पर पूछ ले कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार से, ठीक है। मुख की आकृति के आधार पर एक होता है वृत्तमुखी और एक आवृत्तमुखी, एक होता है वृत्तमुखी और एक होता है आवृत्तमुखी। दोनों समझिए क्या है, वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी समझिए क्या है। वृत्तमुखी मतलब जिसको बोलने में मुंह ओ जैसा बन जाए, गोल हो जाए, वही है वृत्तमुखी। किसको बोलने में, क्या छोटा आ को बोलने में गोल हो रहा है, उसमें तो दांत दिखाते हो ना, आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ गोल हो गया, इधर आ गया, बड़ा ऊ, री को तो बोल रहे हैं तो काउंट ही नहीं करेंगे, ए दांत दिख गया, ए ओ गोल हो गया, ओ आओ गोल हो गया, हो गए ना, टोटल तो हो गए, ये हो गए इस प्रकार से डिवाइड। अब इसी में मुखाकृति के आधार पर हो गया, ऐसे आ जाए मुख के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। जीव के आधार पर जैसे पढ़े थे, ये तो आकृति हो गया मुख की आकृति, ऐसे आ जाए मुख के आधार पर, मुंह खुलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, उसको भी समझो। मुंह खुलने के आधार पर एक होता समवृत्ति स्वर, एक होता है अर्ध समवृत्ति स्वर, समझते चलिएगा आप लोग, बस सब कुछ समझ में आएगा। एक होता है विवृत्ति स्वर, एक होता है अर्ध विवृत्ति स्वर, अर्ध विवृत्ति स्वर, 4 प्रकार के होते हैं, आपको केवल समझना है चारों को। समवृत्ति को कैसे याद करोगे, कौन से स्वर इसमें आते हैं, तो इसको आपको याद रखना है एक शब्द से, वो है सुई। सुई शब्द से, सुई में कौन कौन सी मात्रा आई जरा सोचो। सुई में मात्रा आई ऊ और ई की मात्रा आई, तो इसमें छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी और बड़ी ई शामिल होता है। अर्ध समवृत्ति में तो याद करो कैसे, किसी को आधी सुई लगाओगे तो मुंह से निकलेगा उनके क्या, ओए ओए, तो ओ और ए इसमें आ गया। विवृत्ति मतलब क्या होता है, जिसमें मुंह सबसे बड़ा खुल जाए, आ, तो किस शब्द को बोलने में पूरा मुंह खुल गया, बड़ा आ को बोलने में पूरा मुंह खुलने लगा, ये विवृत्ति स्वर हो जाएगा। ये वर्दी बैच में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, टेंशन मत लो, हिंदी में जहां से भी प्रश्न आएगा वो सब कुछ सिखा दूंगा, बस आप लास्ट तक बने रहना। अब जो बच गए वो सब क्या कहलाएंगे, अर्ध विवृत्ति स्वर। कौन से बचे हैं जरा देखो, छोटा बड़ा छोटी बड़ी में क्या बचा है, जितने स्वर होते हैं, छोटा आ बचा हुआ है, बड़ा तो हो चुका है, छोटी हो चुका है, बड़ी हो चुका है, छोटा ऊ हो चुका है, बड़ा ऊ हो चुका है, ए तो हो चुका है लेकिन अय नहीं हुआ, ओ हो चुका है लेकिन आओ नहीं हुआ है, तो हो गए पूरे। देखो 4 2 6 1 7 3 10 पूरे हो गए। अब एक और आसु दीर्घ और कुलुत को भी समझ लो तुरंत, मात्रा के आधार पर जो है उसको भी समझिए।
अगर पूछा जाए मात्रा के आधार पर कितने होते हैं, मात्रा के आधार पर 3 होते हैं। एक हास्य स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत स्वर। हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जरा समझिए हास्य स्वर क्या है। हास्य स्वर में मतलब जिसमें छोटी मात्राएं हो, दीर्घ स्वर मतलब जिसमें बड़ी मात्राएं हो, और प्लुत स्वर मतलब जिनमें 3 गुना मात्राएं हो। हास्य स्वर को बोलने में कम समय लगता है। कौन कौन सी मात्राएं इसमें? छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और री। ये हास्य स्वर की मात्रा, छोटी मात्राएं होती हैं। री की भी मात्रा होती है, इसलिए इसको री को इसमें काउंट करते हैं। ठीक है। दीर्घ स्वर में इसमें बड़ी मात्राएं होती हैं। कौन कौन से? जैसे छोटा आ के बाद बड़ा आ, बड़ा शब्द जिसके साथ जुड़ा हो, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा आ, बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ओ, औ, ए, आए। ठीक है, क्लियर हो गया? अब तो और कौन बचा? कोई नहीं बचा ना। तो जरा देखो कितने हो गए? 4, 4 3 7, 3 10, 1 11 पूरे हो गए। तो ये तो आपने देख लिया कि छोटा आ जिसमें छोटा छोटा शब्द जोड़ रहे हैं वो हास्य है, जिसमें बड़ा बड़ा शब्द जोड़ रहे हैं वो दीर्घ है। उसके साथ में दीर्घ में और भी पूछा जा सकता है। क्या? बड़ा आ, बड़ी और बड़ा ऊ, इसको कहते हैं, जो ये तीनों लिखे गए इसको मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। इन तीनों को क्या कहते हैं? इन तीनों को कहते हैं मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर। और क्यों इसको मूल दीर्घ स्वर कहते हैं ये भी समझिए। क्योंकि इनका उत्पत्ति कहां से हुआ है? बड़ा आ कैसे बना होगा? ये बड़ा आ कैसे बना होगा जरा सोचिए। छोटा आ और छोटा आ या बड़ा आ से मिलकर ना, तो ये मूल क्या है? यही चारों तो हैं, छोटा, छोटी और छोटा ऊ, यही तो हैं। तो इनसे ही ये बना हुआ है बड़ा रूप। इसीलिए इन तीनों क्या कहते हैं? मूल दीर्घ स्वर। तो इनको क्या कहेंगे? इन चारों को, इनको कहते हैं चारों को ए, ऐ, ओ, औ। इसको कहते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर। संयुक्त दीर्घ स्वर। इज दैट क्लियर? क्यों इसको संयुक्त कहते हैं? स्वर से ही मिलकर बनता है। ये दो दो से मिलकर बना हुआ है। कैसे? चलो इसको भी समझाते हैं कैसे। एक शब्द है ए, ए किससे मिलकर बना हुआ है? ए को इंग्लिश में लिखते हो ए आई, और ए से क्या बनता है? कौन सा अल्फाबेट? आ, छोटा आ। और आई से क्या बनता है? ई। तो छोटा आ और ई के मिलने से क्या बन जाता? ए। देखो दो स्वरों से मिलकर बनाना है ए, तो संयुक्त हो गया, दो से मिलकर बना। ऐसे ही अगला है ए, इस पे ध्यान दो, ये कैसे बनता है? ए आई। तो ए से क्या हो गया? छोटा आ, और ए आई से क्या बना था? ए बना था, तो छोटा आ और ए से मिलकर ये बन गया। अब ओ पे आते हैं। ओ का भी कॉन्सेप्ट समझिए कैसे बना है। ए और यू से बनता है ओ। छोटा आ से क्या बनेगा? ए से क्या बनेगा? छोटा आ। और यू से क्या बनेगा? छोटा ऊ। छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों हो सकता है। तो कहने का मतलब ओ कैसे बना? छोटा आ और ऊ के मिलने से। ऐसे ही औ पे आओ। औ को देखो, लिखते हो ए यू। ए से क्या हो जाएगा? छोटा आ, और ए यू से क्या बना था? ओ। तो छोटा आ और ओ के मिलने से बन जाएगा औ। तो ये दो स्वरों से मिलकर सारे बन रहे हैं। हाँ, ये भी याद रखना किससे किससे मिलकर बन रहे हैं, पूछा जाता है ये भी। तो दो स्वरों से मिलकर बन रहे हैं, इसीलिए इसको संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। जितना समय इसमें हा स्वर को बोलने में लगता है उसका 2x गुना, 2x की स्पीड में देखते हो आप लोग ना यूट्यूब पर, तो इसका 2 गुना समय किसमें लगता है? दीर्घ स्वर को बोलने में। इसी हास स्वर का 3 गुना समय 3x की स्पीड में, जिसके लिए प्रीमियम लेना पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? पुलुस स्वर। 3 गुना समय लगे।
इसका जो साइन होता है ये ऐसे बना होता है, जैसे मैं लिख दूं राम, एक इस तरीके से लिख सकते हो, एक राम ऐसे भी लिख सकते हो, और एक राम ऐसे भी लिख सकते हो। तीनों में अंतर क्या है? ये तो राम सीधे कह दिए, और ये है राम, ये क्या है? राम। समझ गए? इसको थोड़ा खींच के, मतलब सबसे ज्यादा समय लगाएंगे इसको बोलना में। क्लियर हो गया सबको? तो क्या होता है, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। सजातीय स्वर और विजातीय स्वर क्या होते हैं? अपने ही जाति के स्वर को सजातीय कहते हैं, और अपने जाति के जो नहीं होते हैं उनको विजातीय स्वर कहते हैं। अपने ही जाति के कैसे, इसको भी थोड़ा समझिए। जैसे मैं कहूं छोटा आ और बड़ा आ, एक ही जाति के है ना, ये सजातीय कहलाएंगे। या छोटी ई बड़ी, एक ही जाति के हैं, छोटा आ मिलके बड़ा आ बन गया, छोटी छोटी मिलके ऐसे बन गए, और ऐसे ही छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये तीनों क्या हैं? सजातीय स्वर हैं। और बाकी ए को कहो, ये देखो विजात से मिलकर बन रहा है, छोटा आ से मिलकर बन रहा है और ई से मिलकर बना, दो विजातीय हो गए। ऐसे ही ए, ये भी विजातीय, ऐसे ही ओ, ये भी विजातीय, इस ऐसे ही औ, ये भी विजातीय। तो इनको सजातीय कहते हैं, छोटा आ बड़ा आ को, छोटी ई बड़ी को, छोटा ऊ बड़ा ऊ को, ये सब सजातीय हैं। ये सब क्या हैं? सजातीय हैं। और इनको क्या कहते हैं? विजातीय स्वर कहते हैं। जरा और आगे समझते हैं क्वेश्चन को। मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा का आधार पर अभी बताए थे ना, हास स्वर, दीर्घ स्वर और पुल स्वर, 3 प्रकार के बताए थे। तो कितना हो गया? 3 प्रकार। हास स्वर को कम समय लगता है, दीर्घ स्वर को 2 गुना समय लगता है, और पुल स्वर को 3 गुना समय लगता है। ठीक है? सबसे ज्यादा ऊर्जा का हास बोलने में किसको लगता है? पुल स्वर को लगता है। एक भी पॉइंट नहीं होगा जो आपको रेडी नहीं हो जाएगा, बस आप सुनते चलिए और समझते चलिए, और कॉपी में जो पॉइंट लगे नोट करने वाला उसको नोट करते चलिए बस। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिनके उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं, मतलब 2 गुना समय लग रहा हो, उसको लघु स्वर कहेंगे या गुरु स्वर कहेंगे या पुलु स्वर कहेंगे या मूल स्वर कहेंगे। 2 मात्राएं किसमें लगती हैं? सोचिए, 2 मात्राएं किसमें लगती हैं? लघु में लगती हैं। 2 मात्राओं का मतलब 2 गुना समय, 2 गुना समय बोलने में लगे। किसको में लगता है? लघु में, दीर्घ में या पुलुंग में? दीर्घ में लगता है ना। तो हास में तो एक ही मात्रा लगती है, आर्ग में, हास में 1 मात्राएं लगती हैं। हम आय लिखते हैं तो ऐसे भी देखो 2 मात्राएं लगाते हैं, औ लिखते हैं तो उसमें भी 2 मात्राएं लगाते हैं। तो ये मात्राएं कहां पर आती हैं? सब गुरु में आती है ना। एक हास होता है और एक गुरु होता है। जब आप लोग दोहा, चौपाई ये सब पढ़ोगे तब इन दोनों मात्राओं को बहुत अच्छी तरीके से समझोगे। लघु के लिए एक ऐसे डंडी खींची जाती है, इसको 1 मात्रा गिनते हैं, और जो गुरु वाले स्वर होते हैं, मतलब जो आपके दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर को गुरु स्वर कहा जाता है। इनके लिए इस तरीके से लिखते हैं, इनकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। जितनी भी दीर्घ स्वर हैं उनकी कितनी मात्राएं गिनी जाती हैं? 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। हास स्वर की 1 मात्रा गिनी जाती है और दीर्घ स्वर की 2 मात्रा गिनी जाती है। इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? गुरु स्वर। और 3 मात्रा दिया होता तो पुलु स्वर हो जाता। मूल स्वर दिया होता तो छोटा आ, बड़ा, छोटी ई और री, ये होते। ठीक है, 4। चलो अगले क्वेश्चन को देखो। अगला क्वेश्चन दिया है, जो ध्वनियां ना स्वर हैं और ना व्यंजन है उन्हें क्या कहते हैं? अभी बताए थे ना तो उनको स्वर में काउंट किए थे और ना उनको व्यंजन में काउंट किए थे। तो उनको क्या कहते थे? उनको कहते थे कि उन्हीं को कहते थे कि ये कहीं से आ गए हैं, ये शामिल नहीं है। अयोगवाह कहते थे ना बेटा। और अयोगवाह में एक अंक पढ़े थे और एक आहा पढ़े थे। अंक को कहते हैं अनुस्वार, अनुस्वार समझते हुए चलो, अभी देखो क्या मजा आने वाला है। और आहा को कहते हैं विसर्ग। तो अंक और आहा, इस अनुस्वार का यूज अभी सिखाएंगे। जब आपको व्यंजन पढ़ाएंगे, पंचमा अक्षर जो होता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि जानते हो अनुस्वार, इस अंक को हिंदी ऐसे भी लिखा जाता है और हिंदी इस तरह से भी लिखा जाता है। तो देखिए, ये ना क्या होता? 5वां अक्षर होता है किसी भी वर्ण का, ता, था, दा, धा, ना। तो इस ना की जगह पर किसका प्रयोग हो गया? अंक बिंदी का प्रयोग हो गया ना। तो ये भी रूल अभी सिखाऊंगा, बहुत कुछ मजा आने वाला। बस जुड़े रहिए इस वर्दी बैच के साथ।
और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, अयोगवा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या होती है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या होती है? बहुत ही कंफ्यूजन होता है। मैंने कहा था जब पूछा जाएगा बोलने के आधार पर 10 होती है, लिखने के आधार पर 11 होती है, या कुछ भी ना पूछा जाए वैसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 ही होती है, क्या 12 होती है? और अगला सिखाए थे 13। 13 कब सिखाए थे? जब बोले थे परंपरागत तरीके से स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 13 बताए थे। लेकिन ध्यान क्या रखना है, अब आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, यूपी पुलिस का जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें करेक्ट आंसर 13 माने थे, लेकिन अब आपको जो ऑप्शन लगाना है हमेशा 11 ही लगाना है। स्वरों की संख्या आएगा तो आपको 11 ही लगाना है। और वो 11 स्वर कौन कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, यही है। अंक और आह को काउंट नहीं करते हैं। आगे देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए संयुक्त स्वर अभी सर ने क्या सिखाया था? संयुक्त स्वर हमने यही तो सिखाया था, ए, ऐ, ओ और औ, यही 4 तो सिखाए थे। ये जो ए बना था ये छोटा आ और ई के मिलने से बना था, और जो ऐ बना था छोटा आ और ए के मिलने से बना था, ओ बना था छोटा आ और ऊ के मिलने से, और औ बना था छोटा आ और ओ के मिलने से। तो यही तो संयुक्त रूप से जुड़ रहे हैं। तो संयुक्त स्वर देखिए कौन कौन से हैं, इसमें कौन सा नहीं है पूछा है। नहीं शब्द देखो, अगर आपको अभी यही आता संयुक्त स्वर, आप देखते संयुक्त स्वर देख लेते और कुछ लोग तुरंत ऑप्शन लगा देते हैं ए, दिख गया ए ही पे, बी दिख गया बी पे लगाते, बहुत लोगों से गलती होती है। तो ये विशेष पॉइंट आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में, नहीं शब्द पर, नहीं शब्द पर विशेष ध्यान देते रहना हमेशा। तो ये तो है, ये भी है, ये भी है और ये नहीं है, तो यही पूछा है कौन सा नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, 2 स्वर ऐसे हैं जिसको क्या कहते हैं? अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में पढ़ोगे 2 स्वर ऐसे होते हैं जो अर्धस्वर व्यंजन होते हैं, वा और या, ये अर्धस्वर व्यंजन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं जरा देख लो, या और वा। जैसे या की बात करें, जैसे मैंने अभी कहा देखिए, तो देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हो और देखिए ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो देखिए यहां पर ए और ये या 2 प्रकार से लिखा गया, या का यूज हो गया स्वरों के रूप में भी और या का यूज व्यंजन के रूप में भी हो गया। ऐसे ही वा का देखो, कौवा ऐसे भी लिखा जाता है और कौवा ऐसे भी लिखा जाता है। तो जरा देखिए यहां भी तो यूज हो गया, स्वर का यूज हो गया और व्यंजन का यूज हो गया वा का। इसीलिए या और वा को क्या कहते हैं? ये क्या है? अर्धस्वर व्यंजन है। एक व्यंजन, एक स्वर और होता है आगत स्वर। आगत स्वर क्या होता है? आगत स्वर किसे कहते हैं? आगत स्वर ऐसे होता है बेटा, इसको अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। इसके जितने भी शब्द बनते हैं सब अंग्रेजी भाषा कहलाते हैं। अ कहते हैं इसको, अ। जैसे मैं कह दूं कॉलेज, ऐसे लिखते हो ना कॉलेज, तो ये यही अ है। जैसे मैं कह दूं डॉक्टर, डॉक्टर, यही अ है। ठीक है, तो इसको आगत स्वर कहते हैं। आगत व्यंजन भी होते हैं, का, खा, ग, जा और फा, 5 होते हैं आगत व्यंजन, उसमें नुक्ता लगा होता है। ठीक है, वो व्यंजन में मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से क्या होता है, वो अरबी फारसी भाषा से लिया गया है। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के 2 मुख्य भेद कौन कौन से हैं? मुख्य भेद कहा है उत्पत्ति के आधार पर, स्वर के 2 भेद कौन कौन से हैं? हास स्वर दीर्घ स्वर, मूल स्वर संधि स्वर, या अग्र स्वर या पश्च स्वर, या विवृत्ति स्वर या समृद्धि स्वर। अच्छा जरा आप दिमाग लगाइए, विवृत्ति स्वर किसे कहते हैं? बड़ा आ को कहते हैं। समृद्धि स्वर याद करवाए थे सुई से, तो सुई में आया था छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी और बड़ी। ठीक है, अच्छा अग्र स्वर मध्य स्वर को कैसे याद कराया था? अग्र से याद करवाया था, अग्रिय, अग्रिय,
इसमें ई और ए आया था, छोटी बड़ी ए और ए आता है। फर्स्ट स्वर में हमने याद कराया था, मध्य स्वर में छोटा, बाकी सब छोड़ दो, फर्स्ट स्वर में हो गया। मूल स्वर और संधि स्वर, संधि स्वर को संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संधि स्वर का एक नाम और क्या है, इसी से कंफ्यूज हो गए आप। इसमें देखिए हास स्वर, दीर्घ स्वर, अरे भैया ये तो मात्रा थी, हास और दीर्घ, उत्पत्ति थोड़े था। हास दीर्घ और कुलुत क्या थी, मात्राएं थी। अगर उत्पत्ति के आधार पर कहा जाए तो उत्पत्ति क्या है, जड़ होता है ना, मूल होता है, वहीं से तो उत्पत्ति होती है। तो एक मूल स्वर होता है और दूसरा जिसको दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर कहते हैं या संधि स्वर कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। मूल स्वर और संधि स्वर से उत्पत्ति हुई है। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हास स्वर की संख्या कितनी है, हास स्वर की संख्या कितनी है। अभी मैं तीनों सिखाया था आपको, एक हास और एक दीर्घ और एक पुलुत। फिर से एक बार देखो, हास में छोटी मात्रा वाली, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, बाकी सब किस में चले जाएंगे, दीर्घ में चले जाएंगे। जो बच गए, जो 10 हैं, 11 जो हैं, 11 में से यही 4 निकाल दो, बाकी जो और बचे वो कहाँ चले जाएंगे, दीर्घ में। पुलुत में जानते हो खींचा जाता ओम। तो कितने हैं संख्या, 1 2 3 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 4। अब तो नहीं भूलने वाले हो इसको आप किसी भी कीमत पर, अब पेपर में आ जाएगा तो हो जाएगा। जीव के प्रयोग के आधार पर मध्य स्वर कौन सा है। अरे भैया अभी सिखा दिए, जीव के प्रयोग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, अग्र, मध्य और पश्च, 3 भागों में डिवाइड किया गया था। अग्र को मैंने याद कराया था अग्रीय शब्द से, अग्रीय शब्द से, और मध्य को छोटा आ याद कराया था, बाकी सब पश्च में। तो अग्रीय में आया था छोटी और ए की मात्रा, तो छोटी के साथ बड़ी और ए के साथ ए, ये सब अग्रीय हैं। छोटा आ मध्य स्वर, बाकी जो बच गए पश्च स्वर। आपसे पूछा क्या है भैया, बाकी जो बच गए कौन कौन से बचे, दिमाग लगाओ थोड़ा। छोटा आ के बाद बड़ा आ बच गया, बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ बच गया। री को काउंट ही नहीं करते। ए हो चुका है, ए हो चुका है, ओ नहीं हुआ है और औ भी नहीं हुआ है, तो हो गए ये पश्च स्वर। बहुत ही सिंपल है, बस समझना है आप लोगों को, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो और समझो। तो अब बताइए जीव के आधार पर मध्य स्वर कौन सा आ गया। मध्य स्वर कहोगे बिना सोचे समझे कि इसका करेक्ट आंसर सर सी ऑप्शन हमको मिल गया, यही सही है और कोई सही वही नहीं है। ठीक है, अब कुछ भी हो जाए आप कर ले जाओ क्वेश्चन को, इतना हम अनुमान लगाते हैं। आगे देखिए, अनुनासिक, चंद्रबिंदी और अनुस्वार में क्या अंतर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्या है ये, अनुनासिक क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है। अनुस्वार तो अभी मैंने सिखाया था, जो अंक की बिंदी होती है ऐसे, इसी को अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक क्या होता है, जो चंद्र बिंदी होती है, इसको क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। एक होता है अनुनासिक, समझिएगा ये है अनुनासिक, और एक होता है निरअनुनासिक, निरअनुनासिक। निरानुनासिक समझिए, पहले अनुनासिक और निरानुनासिक समझ लीजिए, बाद में हम अनुस्वार समझाते हैं। तीनों, अनुनासिक क्या होता है, जिसको नकियों में बोलो मुंहों से बोलो, वही है अनुनासिक। नाक से भी यूज हो और मुंह का भी यूज हो, वो अनुनासिक है। ठीक है, चंद्रबिंदी बोलो, चांद, नाक का भी यूज किए और मुंह का भी यूज किए, दोनों का यूज होता है। निरनुनासिक मतलब जिसमें नाक का यूज ना हो, केवल किसका यूज हो, मुंह का यूज हो। निर मतलब नहीं, बिना उसके, बिना नाक के बोले जाने वाला स्वर क्या कहलाता है, निरनुनासिक। अनुनासिक में क्या होता है, जिसमें नाक का हेल्प लेना पड़ता है, मुंह से तो बोलोगे उसके साथ साथ नाक की भी हेल्प लोगे। और अनुस्वार क्या होता है, अंक बिंदी जो पंचमा अक्षर के स्थान पर प्रयोग होता है, उसी को अनुस्वार कहते हैं। समझिएगा। अब क्वेश्चन देखिए, अनुनासिक जिसको चंद्रबिंदी कहते हैं, अनुस्वार में क्या अंतर है। पहला ऑप्शन है कोई अंतर नहीं है दोनों में। दूसरा है अनुनासिक में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। तीसरा, अनुस्वार में हवा केवल मुंह से निकलती है।
तीसरा चौथा, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। अनुस्वार में कह रहा है हवा केवल मुंह से निकलती है, ऐसा तो नहीं बताया हूं ना। अनुस्वार में भी नाक का यूज होता है, लेकिन अनुस्वार में नाक का यूज कम, मुंह का यूज ज्यादा होता है, बस यही फर्क है। अनुनासिक और अनुस्वार में केवल एक अंतर है, अनुनासिक को बोलने में चांद ज्यादा नाक का यूज हुआ, मुंह का यूज कम हुआ। और अंक बिंदी को बोलने में जैसे कंपन, तो इसमें नाक का यूज कम और मुंह का यूज ज्यादा होता है। तो चाहे वो अनुस्वार कहे चाहे वो अनुनासिक कहे, मुंह और नाक दोनों का यूज होता है, बस उसमें ज्यादा और कम का फर्क है। अनुनासिक में नाक का यूज ज्यादा, मुंह से कम बोला जाता है, और अनुस्वार में मुंह से ज्यादा और नाक से कम बोला जाता है। निरनुनासिक में केवल मुंह से बोला जाता है, नाक का कोई यूज नहीं होता है। तो अब इसका करेक्ट आंसर देखो दोनों में, ये तो गलत हो गया ना। अनुस्वार में हवा केवल मुंह से निकलती है, नहीं, मुंह और नाक दोनों से निकलती है, बस मुंह से ज्यादा और नाक से कम निकलती है। ये देखो अनुनासिक में, अनुनासिक में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती, यही तो समझा रहे हैं कि अनुनासिक में हवा नाक से भी निकलती है और मुंह से भी निकलती है। तो करेक्ट आंसर क्या मिल गया? बी। यहां देखो दे रहा सभी कथन सत्य हैं, किसी भी कीमत पर एग्जिस्ट ही नहीं करते, सारे कथन सत्य हैं, क्योंकि पहला कथन क्या है, कोई अंतर नहीं है। अंतर तो है ना, अनुस्वार और अनुनासिक में, वो भी ज्यादा और कम बोलने का अंतर है कि नाक और मुंह से तो दोनों बोले जाते हैं, लेकिन किससे ज्यादा और किससे कम बोले जाते हैं, यही अंतर दोनों में है। निम्न में से अर्धस्वर क्या कहलाते हैं? अभी समझाए थे, अर्धस्वर या और वा को कहते थे ना, या और वा को क्या कहते थे? अर्धस्वर कहते थे। कैसे अर्धस्वर कहते थे? समझा दिया था अभी कि एक आपको एग्जाम्पल दिए थे, देखिए ऐसे लिखिए या देखिए ऐसे लिखिए, दोनों बातें एक जैसी हैं। इसमें देखो व्यंजन का भी यूज हुआ, स्वर का भी यूज हुआ, इसीलिए या को क्या कह देते हैं, एक स्वर के रूप में यूज हो जा रहा है, इसीलिए इसको अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। वा का यूज भी मैंने अभी कहा, जैसे कौवा और कौवा ऐसे भी लिखते हैं, तो वा का भी यूज हो गया दो रूपों में। तो अब देखिए ऑप्शन कौन सा है, या, मा, रा और ला। तो या को कहेंगे भैया अर्धस्वर व्यंजन। वहीं रा जो है इसको क्या कहते हैं? रा को कहते हैं, जब व्यंजन पढ़ाएंगे इसको प्रकंपित व्यंजन कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन, या इसी को लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। लुंठित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन कहते हैं, लेटा हुआ व्यंजन कहते हैं। ला को क्या कहते हैं? पार्श्व व्यंजन। ला को क्या कहा जाता है? पार्श्व व्यंजन। ये पार्श्व व्यंजन है। जब हम व्यंजन पढ़ाएंगे तो इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे अगली वीडियो में। आज स्वर पढ़ लिए, स्वर में कुछ भी नहीं बचा जो आपको मैं करा नहीं दिया। स्वर का जहां से जड़ से जहां तक होता है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता दिया हूं। और अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइम पर हम रोज आप लोगों को हिंदी की क्लास लेकर के वर्दी बैच में पूरा कंप्लीट करके रहेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वर्दी बैच जो चलाया जा रहा है इसमें सारे सब्जेक्ट की क्लास चल रही है, और ऐसे ही कंटेंट आपको सारे सब्जेक्ट के दिए जा रहे हैं। इसलिए अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। चलते हैं अगले वीडियो में, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।